चलिए अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट टैक्स वाले पार्ट पे कल बात हो रही थी, इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये हमने शुरू किया था। तो कल जितना इंट्रोडक्शन देखा उसमें से कुछ पूछना हो, कोई क्वेरी आपको कुछ नहीं समझ आया, काफी सारे पॉइंट्स हमने कल डिस्कस किए अबाउट इनकम टैक्स एक्ट, फाइनेंस एक्ट 2024। एवाई जो एप्लीकेबल है दैट इज 2025-26 जो हमारे एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, ये बात हो रही थी। थियरी में भी काफी सारे पॉइंट्स पे डिस्कशन किया इंक्लूडिंग डेफिनेशंस। अब वही पार्ट पहले थियरी वाला कंप्लीट करते हैं जो बचा है, एंड देन अपने टैक्स के रेट्स की बात करेंगे, कैलकुलेशन वाले पार्ट पे बात करेंगे जो इस चैप्टर का मेन टॉपिक है रिलेटेड टू प्रैक्टिकल्स। थियरी में स्टार्टिंग से जो हम कवर करते आ रहे थे, जो टॉपिक है दैट इज ऑन पेज नंबर 5 जहां से थियरी डिस्कस करनी है। इट इज अबाउट असेसी। पहले टर्म यूज किया था मैंने, सेक्शन 2 उसका क्लॉज नंबर 7 है दैट इज रिलेटेड टू असेसी। हमने बेसिक मीनिंग देखा था, असेसी का मतलब है जिससे टैक्स वसूल किया जा रहा है, जो टैक्स पे कर रहा है दैट इज असेसी। अब वो असेसी में कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, जो टैक्स पे करने का बर्डन जिसपे उसको असेसी बोला जा रहा है यहाँ पे। दिस इज अ वेरी कॉमन टर्म जो यूज होता है, उसी से आ रहा था असेसमेंट ईयर। ठीक है, फिर इसमें दो पॉइंट्स है, एक बोला हुआ है डीम्ड असेसी और एक बोला असेसी इन डिफॉल्ट। डीम्ड का मतलब है मान लिया जाएगा। बहुत बार सर्कमस्टांसेस ऐसे आ जाते हैं जहां पे आप अपने आप को असेसी मानो या ना मानो, डिपार्टमेंट आपको असेसी मानता है। बोले हम तो टैक्स आपसे ही वसूल करेंगे। बोले सर मेरा कोई लेना देना नहीं इस ट्रांजेक्शन से। बोले नहीं आप ही का लेना देना है, हम ये बात नहीं मानते। दैट इज कॉल्ड डीम्ड असेसी। अब ऐसे इंस्टेंसेस आगे जो हम चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें आने वाले हैं। मैं कुछ इंस्टेंसेस आपको बता देता हूँ थोड़ा शॉर्ट में, अभी ज्यादा डेप्थ में आपको क्लियर नहीं होगा। एक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाला प्रोविजन है, उसमें हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 27। आपको चाहिए तो आप यहाँ पे रेफरेंस लिख के रख सकते हो, क्योंकि जब मैं 27 पढ़ाऊंगा तो आपको ये बात कनेक्ट हो जाएगी। वैसा उसमें वर्ड आएगा भी, सेक्शन 27 डीम्ड असेसी का ही है। आपसे सेक्शन का रेफरेंस दे दो 27, स्टोरी में आपको फिर बता दूंगा। उसमें भी सब सेक्शन 1 है स्पेसिफिक। तो हाउस प्रॉपर्टी किसी के नाम पे है लेकिन उससे आने वाली इनकम पे टैक्स किसी और के नाम पे लग रहा है, ऐसी भी सिचुएशन होती है। ये इन जनरल तब होता है जब अपनी हाउस प्रॉपर्टी आप किसी को ट्रांसफर कर दो। मैंने अपना घर अपनी फैमिली में ऐसे ही किसी के नाम पे गिफ्ट कर दिया या अपने किसी फ्रेंड को गिफ्ट कर दिया, तो उस प्रॉपर्टी से आने वाली रेंटल इनकम मेरे अकाउंट में टैक्सेबल होगी। मैं डिपार्टमेंट को बोलूंगा सर वो प्रॉपर्टी अब मेरे नाम पे है ही नहीं। बोले आपने तो बिना पैसे लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया, ऐसा कहाँ होता है? टैक्स तो हम आपसे वसूल करेंगे। इस टाइप के इंस्टेंसेस होते हैं। एक गिफ्ट इनकम का प्रोविजन है, वहां भी ये बात आती है, वो है सेक्शन नंबर 56। उसका भी आप रेफरेंस यहाँ लिख के रख सकते हो, 56 सबसेक्शन 2। एक माइनर वाला केस होता है, सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 कैपिटल ए, ये भी लिख लो तीसरा एग्जांपल। ये सारे सेक्शन आगे पढ़ाने वाला हूँ, लिखवा के इसलिए रख लो कि नेक्स्ट टाइम जब आप पूरा बुक खत्म होने के बाद ये टॉपिक पढ़ो तो आपको रिकॉल हो जाए। 64 सबसेक्शन 1 कैपिटल ए, मतलब ऐसा ब्रैकेट में आएगा 1A, ए कैपिटल आएगा। एक उसके पहले बोला 27 सबसेक्शन 1, एक बोला 56 सबसेक्शन 2। ये सारे सेक्शंस हैं जहां पे डीम्ड असेसी वर्ड बार बार यूज होता है। और एक और प्रोविजन है डीम्ड डिविडेंड, सेक्शन नंबर लिख लो खाली, इसमें भी आएगा डीम्ड असेसी टाइप का कंसेप्ट। इससे ज्यादा भी इसमें कुछ ध्यान नहीं रखना, इससे ऊपर जाऊंगा तो फिर आपको क्लैरिटी नहीं आएगी। ये सारे सेक्शंस हमारे सिलेबस में है। अदर सोर्सेस, क्लबिंग, हाउस प्रॉपर्टी, ये सब आने वाले आगे के चैप्टर में, सिर्फ रेफरेंस दिया आपको। फिर एक बोला असेसी इन डिफॉल्ट। डिफॉल्टर कौन होता है? जो अपना कंप्लायंस फुलफिल ना करे, जिससे टैक्स वसूल करना था उसने टैक्स जमा नहीं करवाया, आपने टीडीएस डिडक्ट किया और टीडीएस सबमिट नहीं करवाया। जैसे मैं एम्प्लॉयर हूँ, आप सबको सैलरी पे कर रहा हूँ, तो हर महीने आपकी सैलरी में से टीडीएस के नाम पे कुछ पैसे डिडक्ट करूंगा। टीडीएस तो इनकम टैक्स है ना, वो तो मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करवाना है। तो अगर मैंने ऐसा नहीं किया, पैसे जमा नहीं करवाए, तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे? दिस इज डिफॉल्ट। तो मैं उस कैटेगरी में आ जाऊंगा विच इज कॉल्ड असेसी इन डिफॉल्ट। अब डिपार्टमेंट मुझसे पैसे रिकवर करने के लिए आगे का प्रोसीजर जो है वो कर सकता है। तो अगर कोई भी टैक्स पेयर जिसको टैक्स सबमिट करना चाहिए था वो नहीं करता है, तो उसको यहाँ पे हम बोलेंगे असेसी इन डिफॉल्ट। वैसा है, ठीक है। नेक्स्ट असेसमेंट ईयर, इनकम, ये सब तो हो गया था। पर्सन वाली डेफिनेशन के मैंने आपको हेड पॉइंट्स बताए थे, अंदर की लैंग्वेज अब क्लियर करा देता हूँ 1 to 1, अच्छे पॉइंट्स है उसमें।
सबसे पहले बोला है पर्सन की डेफिनेशन में कौन इंक्लूड होगा, तो बोला इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब नेचुरल पर्सन, ह्यूमन बीइंग, क्लैरिफाई किया। बोला इसमें मेल, फीमेल, माइनर, चाइल्ड तीनों कवर्ड है। माइनर भी पर्सन की कैटेगरी में आता है, नो डाउट। उसके केस में टैक्स उसके पेरेंट से वसूल किया जाएगा, डीम्ड एसएससी पेरेंट होगा वैसा। तो ये जो 64(1)(a आपको बोला ना मैंने, ये उसी की बात कर रहा है, एग्जैक्टली उससे कनेक्टेड है, बट क्लबिंग में बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, वो करता को पार्टनर्स जो आपने पढ़ा होगा थियरी में, वही बात हो रही है। कंपनी, इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनीज भी जो इंडिया में बिजनेस कर रही है वो टैक्सेबल है, इम्प्लाइड है, उन पर टैक्स ज्यादा लगता है। फर्म लिखा है, आप फर्म के साथ ब्रैकेट में लिख लेना इट इंक्लूड्स एलएलपी। ये पार्टनरशिप फर्म लिखा है, बट जहां जहां फर्म वर्ड आता है वहां पे एलएलपी इंक्लूडेड होती है, फर्म इंक्लूड्स एलएलपी। उसके बाद है एओपी बीओआई, एसोसिएशन ऑफ पर्संस एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। एओपी वर्सेस बीओआई, थोड़ा कंपैरिजन में भी आ जाता है कभी कभी, दोनों में फर्क क्या है। एसोसिएशन ऑफ पर्संस में जो वर्ड यूज हो रहा है ना, थोड़ा ध्यान देना इस पे। इस पर्संस में सब लोग आ जाते हैं, इंडिविजुअल से लेके कंपनी तक, बात समझ आई। लेकिन यहाँ पे जो यूज हो रहा है ना, ये है स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स, ये डिफरेंस। तो बीओआई थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड सा हो गया, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, अ ग्रुप ऑफ पीपल विच कंसिस्ट ओनली ऑफ इंडिविजुअल पीपल, इंडिविजुअल पर्संस एंड नो एनी अदर एंटिटी। वेयर एज एसोसिएशन, या वही वर्ड यूज किया ना, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, एओपी। एसोसिएशन ऑफ पर्संस में जो पर्सन है ना, वो इंडिविजुअल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल एंटिटी भी हो सकती है, दोनों हो सकता है। लेकिन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में सिर्फ इंडिविजुअल्स ही हो सकते हैं, आर्टिफिशियल एंटिटी नहीं हो सकती, दैट इज द डिफरेंस, वैसा है। अब ये टर्म यूज क्यों होते हैं वो आपको समझना है। देखो, एक से ज्यादा लोग एक साथ मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, तो आइडियली उनको पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर करवानी चाहिए, एलएलपी बनानी चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड बनानी चाहिए, ये सारे ऑप्शंस होते हैं। आप सोल प्रोप्राइटर रहते हुए साथ में काम नहीं कर सकते। अगर आप और मैं एक साथ बिजनेस कर रहे हैं तो कोई एंटिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर मैं अकेला बिजनेस कर रहा हूं तो फिर मैं सोल प्रोप्राइटर या इंडिविजुअल के तौर पे काम कर सकता हूं। बहुत बार लोग क्या करते हैं, आइडियली काम साथ में कर रहे हैं लेकिन फर्म क्रिएट नहीं की, क्योंकि फर्म के ऊपर ना टैक्स ज्यादा लगता है, तो टैक्स बचाने के चक्कर में पार्टनरशिप फर्म बनाते ही नहीं है। अगर डिपार्टमेंट को ये बात पता चलती है तो वो आपको बाय डिफॉल्ट इन कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे। अगर साथ में काम करने वाले सारे लोग इंडिविजुअल्स हैं तो हमारे ग्रुप को बाय डिफॉल्ट कौन सी कैटेगरी में प्लेस करेंगे, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। और ये अगर हमारे ग्रुप में इंडिविजुअल्स के साथ कोई एंटिटी भी हमने इन्वॉल्व किया, जैसे एलएलपी को इन्वॉल्व किया या फिर कोई प्राइवेट कंपनी को इन्वॉल्व किया है, तो फिर हमारे ग्रुप को बोलेंगे एसोसिएशन ऑफ पर्संस। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एओपी एंड बीओआई। सिर्फ अंदर लोग कौन इन्वॉल्व है ना, उसका डिफरेंस होता है, बाकी पार्टनरशिप में ही काम हो रहा है ऐसा हम बोल सकते हैं। अच्छा, इसी एओपी बीओआई को हम पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी की तरह रजिस्टर करवा दें तो प्रॉब्लम ही नहीं। अगर आपके ग्रुप में आर्टिफिशियल पीपल भी है, कोई कंपनी भी इन्वॉल्व है, तो आप एलएलपी बना सकते हो, क्योंकि एलएलपी में एक कॉर्पोरेट एंटिटी पार्टनर हो सकती है। पार्टनरशिप फर्म में एक कॉर्पोरेट एंटिटी पार्टनर नहीं हो सकती। तो अगर इंडिविजुअल्स ग्रुप बनाते हैं तो पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी दोनों बना सकते हैं, बट अगर कोई आर्टिफिशियल एंटिटी भी इन्वॉल्व है तो कंपलसरी आपको एलएलपी ही बनानी पड़ेगी, पार्टनरशिप फर्म नहीं बना सकते। आप बनाते ही नहीं हो, रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराते हो, तो आप इनमें से किसी एक में आ जाओगे। इनमें जो टैक्स लगता है वो पार्टनरशिप फर्म के बराबर का ही लगता है। तो टैक्स की चोरी ना हो इसके लिए दो कैटेगरीज जो है वो बाय डिफॉल्ट बना दी गई, ताकि इनकम टैक्स पूरा रिकवर किया जा सके। अगर कोई बचने की कोशिश करे तो ये पॉसिबल ना हो। रीजन बीइंग, इंडिविजुअल्स पे टैक्स कम होता है, पार्टनरशिप फर्म पे ज्यादा होता है। तो जानबूझ के जो लोग साथ में काम कर रहे होते हैं ना, वो पार्टनरशिप फर्म नहीं बनाते टैक्स बचाने के लिए। बट अगर ये प्रूव हो जाता है कि आप आइडियली काम तो साथ में ही कर रहे हो, तो आपको बना लेनी चाहिए थी पार्टनरशिप फर्म, जो आपने नहीं बनाई, तो फिर हम आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्लासिफाई कर देंगे वैसा। चलो आगे देखते हैं, ये सब डिफरेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, थियरी में है। लोकल अथॉरिटी का मतलब आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और ये सब एंटिटीज जो होती है ना वो। लास्ट बोला है एवरी आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन नॉट फॉलिंग विद इन एनी ऑफ द अबव कैटेगरीज। मिसलेनियस पॉइंट कोई भी अगर यहाँ ऊपर कवर नहीं हुआ ना तो इसमें आ सकता है। अब इसमें आप कोई ट्रस्ट, सोसाइटी, एनजीओ, अदर अथॉरिटी, पॉलिटिकल पार्टी, किसी को भी ले सकते हो। आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन ऐसे बोला जाता है, या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन भी बोला जाता है कितनी बार, दोनों का मतलब मोर और लेस सिमिलर।
नेक्स्ट डेफिनेशन, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट ऑफ अ पर्सन इन अ कंपनी। ये डेफिनेशन आगे किसी चैप्टर में यूज होने वाली है अदर सोर्सेज में, लेकिन अभी आई है तो मीनिंग बता देता हूँ ताकि आपको पॉइंट कंप्लीट हो जाए। किसी भी बिजनेस में अगर आपका और आपके फैमिली रिलेटिव्स का मिला के 20% या उससे ज्यादा प्रॉफिट शेयरिंग, वोट शेयरिंग या कंट्रोल है, तो यू होल्ड सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन दैट एंटिटी। जैसे कंपनी बनाई और उसमें 25% शेयर्स आपके नाम पे, 25% प्रॉफिट आपको मिलता है, 25% वोटिंग पावर आपका है, तो 20 से ऊपर हो गया तो बोलेंगे यू हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। सब्सटेंशियल का मतलब मेजर, काफी ज्यादा हिस्सा होना। पार्टनरशिप फॉर्म में आपका 20% से ऊपर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है तो यू आर होल्डिंग अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन दैट एंटिटी, वैसा है। तो यहाँ कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला है और फर्म में भी ये एग्जांपल एप्लीकेबल हो सकता है, बट इन्होंने कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला है तो अपने वैसे ही लेके चले तो बेटर है। ठीक है, 20% वोटिंग पावर, 20% प्रॉफिट शेयरिंग, 20% होल्डिंग कैपिटल इन एनी वे। अगर 20% से ऊपर आपका कंट्रोल है कंपनी में तो यू हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। आपका और आपके रिलेटिव्स का इंटरेस्ट मिला के देखा जाएगा, तो आप, आपका स्पाउस, आपके पेरेंट्स, सिबलिंग्स, चिल्ड्रन, इनमें से किसी के साथ मिला के अगर आपका शेयर 20 से ऊपर जा रहा है तो भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, ऐसा हम मानेंगे। आप यहाँ पे नोट करके रखना चाहो तो रख सकते हो। ये डेफिनेशन में आपको यूज करवाऊंगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, सेक्शन 56। वहां जब ये पॉइंट आएगा तो आपको सेम डेफिनेशन वहां लिखी हुई मिल जाएगी, तो पॉइंट कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 3, प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर क्या है वो तो हमने समझ लिया, जिस ईयर का हिसाब हो रहा है वो प्रीवियस ईयर, जिस ईयर में हिसाब हो रहा है वो असेसमेंट ईयर। ठीक है, वैसा है। तो बेसिक बात तो वही है, इनकम, द ईयर इन विच इनकम इज अर्न्ड इज नोन एज प्रीवियस ईयर। फेयर डेफिनेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अब इसमें जो बाकी के पॉइंट्स है वो समझ लो। इन्होंने ये बोला कि अगर आपने कोई नया बिजनेस सेटअप किया है और वो बिजनेस साल के बीच में कभी भी आप स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा कोई कानून नहीं है कि बिजनेस 1 अप्रैल को ही स्टार्ट होना चाहिए। आप 1 जून को भी कर सकते हो, 15 नवंबर को भी कर सकते हो, 20 फरवरी को भी कर सकते हो, आपके बर्थ डेट पे भी कर सकते हो, कभी भी स्टार्ट करो, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन जब भी फर्स्ट ईयर आपका स्टार्ट होगा तो फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर होगा कौन सा, दैट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर बिजनेस। तो अगर आपने बिजनेस शुरू किया 15 अक्टूबर को तो अगले 31 मार्च पे ईयर तो एंड हो जाएगा, तो आपका पहला प्रीवियस ईयर या पहला फाइनेंशियल ईयर 15 अक्टूबर से 31 मार्च तक का होगा। वैसा है, पूरा साल नहीं होगा, पार्ट ऑफ ईयर होगा। अब एग्जैक्ट आपने 1 अप्रैल को स्टार्ट किया तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो अप्रैल टू मार्च पूरा हो गया। लेकिन अगर आपने मिड ईयर कभी भी किसी भी डेट पे स्टार्ट किया है तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर प्रीवियस ईयर विल बी दैट डे इटसेल्फ एंड नॉट 1 अप्रैल ऑफ दैट ईयर। वैसा है, ये बात इन्होंने नीचे एग्जाम्पल से भी समझाई। 15 मई 2024 को आपने अपना बिजनेस शुरू किया तो आपका प्रीवियस ईयर कहां से कहां तक का होगा, 15 मई 2024 से 31 मार्च 2025। सिंपल। तो कोई ऐसा टेक्निकल पॉइंट नहीं था, सिर्फ सिंपल क्लैरिफिकेशन दिया है। नेक्स्ट, प्रीवियस ईयर रूल एंड इट्स एक्सेप्शंस। ये थियरी में पूरी शॉर्ट नोट बना के भी पूछ सकते हैं, डीटी में ऐसा तो नहीं कि थियरी में कुछ नहीं आएगा, तो ये एक पूरी शॉर्ट नोट बना के पूछा जा सकता है, इसकी एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। प्रीवियस ईयर रूल एंड इट्स एक्सेप्शंस। तो ये जो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का सिस्टम है, इन फॉलोइंग सिचुएशंस में वो सिस्टम एप्लीकेबल नहीं। सिंपल भाषा में बोलूं तो जिस साल में आपने कमाई की है उसी साल में आपसे टैक्स वसूल कर लेंगे, साल खत्म होने का वेट नहीं करेंगे। नॉर्मली तो क्या होता है, प्रीवियस ईयर खत्म होने का वेट करते हैं, भाई 31 मार्च 2025 खत्म हुई, उसके बाद आपसे हिसाब मांगा, उसके बाद टैक्स वसूल किया, अभी रिटर्न फाइल किया आपने। लेकिन ये चीज कुछ सिचुएशंस में एप्लीकेबल नहीं होती है, उसी साल में आपको पेमेंट करना पड़ता है और उसी साल में आपसे रिटर्न फाइल करवाते हैं। ऐसा कब होता है वो देख लो। सबसे पहला सेक्शन 172 इसका रेफरेंस है, इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट फ्रॉम शिपिंग बिजनेस। इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में जो शिपिंग का बिजनेस चलता है ना, गुड्स ट्रांसपोर्ट, तो शिप तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाती है, मोस्टली ऐसा होता है। तो अगर कोई शिप इंडिया आती है बिजनेस करने, गुड्स लोड करने या अनलोड करने, तो इंडिया से कुछ पैसे कमा रही है। अब वो शिप वाला आया, सामान उतारा, सामान चढ़ाया, किराया लिया, चला गया। अब शिप आई थी अमेरिका से, तो पूरे साल के बीच में कभी भी आई होगी। उसको बोला भाई यहाँ से पैसे कमा रहा है, टैक्स तो भर, क्योंकि इंडिया से पैसे कमा रहा है, टैक्स भरना बनता है। अरे सर अगले साल रिटर्न भर दूंगा, ठीक है जा। अब अगले साल आया ही नहीं, समझ आ रही। अब अगले साल उसको कहाँ ढूंढते फिर अमेरिका में कि उसने टैक्स नहीं भरा यहाँ पे। तो ऐसे लोग जो बाद में हाथ में नहीं आएंगे,
उनके लिए रूल ऐसा है कि जब आए तभी पकड़ लो, तभी पैसा ले लो, प्रीवियस ईयर का चक्कर छोड़ो, यही ईयर है टैक्स वसूल करने का, नेक्स्ट ईयर मिले ना मिले, क्योंकि नॉन रेसिडेंट है, शिपिंग बिजनेस में है, इंडिया में इसका कोई ठिकाना नहीं है, तो ऑन द स्पॉट इससे टैक्स वसूल कर लो, तो वहाँ प्रीवियस ईयर का रूल एप्लीकेबल नहीं होता। अब यहाँ पे जो टैक्स वसूल करने की बात है वो किस तरीके से एग्जीक्यूट होगी, तो जो इंडियन उसको पैसे दे रहा है ना शिपिंग कंपनी को, उसको बोलेंगे भाई इसकी पेमेंट में से टीडीएस काट लेना, क्योंकि ये तो रिटर्न भरेगा नहीं, ये अगले साल आएगा नहीं, तो इसको पैसे देते टाइम ही इसके पैसों में से टीडीएस काट लेना और हमें दे देना, तो इसकी कमाई पर टैक्स लग गया। समझ आ रहा है? अब जो कैलकुलेशन होता है वो कैसे होता है, उसके लिए अलग सेक्शन है जो हम पीजीबीपी वाले हेड में पढ़ते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपको एक परसेंटेज दिखेगा, दिख रहा है? वो परसेंटेज में 7.5% कुछ लिखा है, तो मैं थोड़ा बेसिक समझाने की ट्राई करता हूँ, आपका वो पॉइंट जो है फिर इनकम्प्लीट ना रह जाए। ये जो भी शिपिंग बिजनेस वाला है वो आपसे कुछ ना कुछ रेवेन्यू चार्ज करेगा, रेवेन्यू बोल लो या फेयर बोल लो या फ्रेट बोल लो, वो चार्ज करेगा, किराया भाड़ा गुड्स लाने ले जाने का, वो जो भी फ्रेट चार्ज करेगा उसका 7.5% उसकी इनकम मान ली जाएगी। समझ आ रहा है? अजम्पशन है, इनकम टैक्स में लिखा है सेक्शन में कि भाई जो भी शिपिंग वाले को आप पे करते हो, मान लो 1 लाख रुपए का ट्रांसपोर्ट का चार्ज हुआ, तो वो 1 लाख रुपए जो उसने चार्ज किया ना, उसका 7.5% उसका प्रॉफिट मान लिया जाएगा। प्रॉफिट पे टैक्स लगता है, ठीक है, तो 7.5% उसका प्रॉफिट मान लिया जाएगा, वो उसकी इनकम बन जाएगा, और इस इनकम पे आप टीडीएस लगा के जो है टैक्स चार्ज कर लेना। तो 7.5% जो यहाँ पे लिखा है वो क्या है, प्रिजम्पटिव इनकम का है। प्रिजम्पटिव का मतलब मान लिया जाएगा, एक्चुअल में वो कितना प्रॉफिट कमाता है हमें नहीं पता है, लेकिन उसके रेवेन्यू का 7.5% उसकी इनकम मान ली जाएगी, ठीक है, और उसकी इनकम पे टीडीएस काटने का जो चार्ज है वो उस पर्सन पे रहेगा, इंडियन एंटिटी पे जो उसको पैसे दे रही है। अब टीडीएस का प्रोविजन में अभी यहाँ मिक्स नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मली टीडीएस का रेट जो नॉन रेसिडेंट्स पे होता है वो 20% होता है। चलो ये भी आपको बता दिया, आगे आने वाले डीडीएस के चैप्टर में तब बात करेंगे, बट अभी जितना रेलेवेंट है उतना शॉर्ट रखा हूँ, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, ठीक है, बात समझ आई। तो शिपिंग बिजनेस करने वाला एनआरआई जो इंडिया में आ रहा है उसके ऊपर ये प्रीवियस ईयर का बेनिफिट उसको नहीं मिलता, उसे उसी साल में इमीडिएटली टैक्स वसूल कर लेंगे पेमेंट करते टाइम। दूसरा, ऐसा पर्सन जो इंडिया छोड़ के परमानेंटली जा रहा है, हो सकता है ऐसा, काफी लोग इंडिया छोड़ के शिफ्ट हो जाते हैं दूसरे कंट्री में, कनाडा जाने वाले तो काफी है ना, कनाडा जाने वाले तो बहुत लोग, हर 2-4 दिन में इंस्टाग्राम पे कोई ना कोई दिखता है जिसको कोई कनाडा भेज रहा होता है, तो कनाडा का झंडा डाल के उसको बाय बाय करते हुए फोटो डाला हुआ होता है, तो काफी क्रेज बढ़ गया है। और अपने यहाँ गुजरात में तो बहुत है, गुजरात वाले अमेरिका कनाडा बहुत ज्यादा भागते हैं, और पंजाब वाले भी बहुत है, तो कनाडा जाओ तो आधा पंजाब वही मिलेगा आपको और बाकी के गुजराती मिलेंगे, ठीक है। तो अपने 2 स्टेट वाले बहुत भागते हैं, यूएसए कनाडा, और एक तो आजू बाजू है दोनों, पहले कनाडा जाते हैं फिर वहां से अमेरिका में एंटर कर जाते हैं, फिर अमेरिकन पुलिस ढूंढती रहती है, बोले सालो पासपोर्ट वीजा तो लिया नहीं, कहाँ से घुसाए तुम लोग, फिर पकड़ पकड़ के वापस भेजते हैं, बहुत चलता है ये। कनाडा यूएस में क्या बॉर्डर नहीं है, बॉर्डर मतलब फेंसिंग नहीं है, जैसे इतना इंडिया पाकिस्तान वाला है ना, हाँ चलते चलते निकल जाओ ऐसा, हाँ तो ऐसे मतलब रोड के इस पार वो अमेरिका, ये कनाडा, रोकने वाला कोई नहीं, तो वैसा वैसा है, क्योंकि उनको नहीं पता था कि हम लोग यही हरकत करेंगे जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे और इंडिया बांग्लादेश में होती है, वैसा है। तो क्या अब यहाँ की आदत वहां पे भी तो लगने ही वाली है, अब बांग्लादेश वाले चलते फिरते इंडिया में घुस आते हैं, नेपाल वाले भी यही करते हैं, शाम को वापस चले जाते हैं, वैसा होता है, बांग्लादेश नेपाल वाले इंडिया आते हैं, दिहाड़ी कमा के शाम को वापस, वैसा है। तो वहाँ बॉर्डर ओपन है ना, तो उस हिसाब से इन्फिल्ट्रेशन बहुत होता है। इंडिया पाकिस्तान में फेंसिंग है, यूएस कनाडा वालों को पता नहीं थी कि ऐसा होगा, तो उन्होंने बॉर्डर ओपन रखी हुई है, क्योंकि कोई झगड़ा नहीं है आपस में, तो जिसको अमेरिका जाना है उसको अमेरिका का वीजा नहीं मिल रहा, तो पहले वो कनाडा का वीजा ले लेता है, वहां जाके थोड़े टाइम रहता है, फिर वहां का हो जाता है, धीरे धीरे बॉर्डर क्रॉस करके यूएस में जाके छुप जाता है, फिर यूएस पुलिस उसको ढूंढ रही है, बोले कौन है जो हमारे यहाँ पे रह रहा है बिना वीजा के, अब पकड़ा गया तो ठीक है, नहीं पकड़ा गया तो छुप छुप के रह रहा है, तो वैसे भी लोग करते हैं, फिर पकड़े जाते हैं तो उनको डिपोर्ट किया जाता है। तो भी डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ भेजे थे वापस, कार्गो प्लेन में हथकड़ियां बेड़ियां पहना के ऐसे प्रिजनर्स की तरह बिठा दिया था, कार्गो प्लेन, पैसेंजर प्लेन भी नहीं कि एक सीट मिली आपको, वो कार्गो प्लेन आता है जो यूएस का एयरफोर्स का, वो पूरा ऐसे अंदर गोडाउन जैसा है, उसके अंदर सबको बिठा दिया जमीन पे और इंडिया भेज दिया। तो अपने अहमदाबाद ही फ्लाइट आई थी और अपने गुजरात वाले बहुत सारे पकड़े गए जिनको डोनाल्ड ट्रंप ने वापस भेजा, और काफी तब पॉलिटिकली भी वो डिबेट हुआ कि यार कम से कम वो कोई टेररिस्ट तो है नहीं, तो उनको एटलीस्ट पैसेंजर प्लेन में थोड़ा इज्जत से भेजना चाहिए था, ये तो ऐसे भेज दिया जानवरों की तरह ढूंढ के कि जैसे आए थे वैसे ही जाओ, वैसा हो गया। तो ऐसे सब मैटर भी होती रहती है, वो पॉइंट है। अब जो लोग लीगली इंडिया छोड़ के जा रहे हैं
अच्छा, ये नंबर बहुत है। बीच में पार्लियामेंट में जो है क्वेश्चन पूछा ऑपोजिशन ने कि ये बताओ कि कितने लोगों ने लास्ट 1-2 साल में इंडिया की सिटीजनशिप क्विट की है। तो दैट नंबर वाज मोर देन 8 लाख पीपल। 8,80,000 से ज्यादा लोगों ने इंडिया की सिटीजनशिप पिछले 1 साल में क्विट की है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन। एक रीजन है हाई टैक्सेशन, दूसरा रीजन है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर एजुकेशन, पुअर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। तो ये सब की वजह से पढ़े लिखे लोग भाग जाते हैं। अच्छा, ये सारे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जिनकी वैल्यूएशन करोड़ में है वो लोग चले गए। तो पॉलिटिकल सिनारियो में ऑपोजिशन ने बोला कि देखो, आपकी पॉलिसीज की वजह से जो टैलेंट है और जो वेल्दी है वो इंडिया छोड़ के जा रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो वो सब डिबेट चल रहा था। अब अगर आप शिफ्ट हो रहे हो, अगले 10 साल आपका इंडिया वापस आने का कोई प्लान नहीं है, क्या पता बाद में आओगे नहीं आओगे, तो अब जाते जाते इस साल जो आपने इंडिया में कमाया होगा उस पर टैक्स भरना चाहिए कि नहीं? लगेगा या माफ कर देंगे? उल्टा इसे तो पहले वसूल करेंगे क्योंकि आखिरी है, फिर तो अगले साल मिलेगा नहीं। ठीक है, वैसा है। इसी चक्कर में तो जा रहा है देश छोड़ के, तो फिर उससे टैक्स वसूल कर लो। अब उसको बोला टैक्स भर दे, वो बोल रहा है अरे यार अभी तो शिफ्ट हो रहा हूँ, अभी तो साल के बीच में, अभी क्यों भरूं, अगले साल रिटर्न फाइल करूंगा ना। अरे भाई तू अगले साल आएगा नहीं आएगा, फोन उठाएगा नहीं उठाएगा, क्या पता। ठीक है, इससे बेटर है अभी भर के जा। तो इनको ना क्लियरेंस देने से पहले उसी साल में टैक्स भरवा लेते हैं जो प्रीवियस ईयर चल रहा है। इनको असेसमेंट ईयर का बेनिफिट देते नहीं है, ये पॉइंट है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तीसरा केस, इनकम ऑफ बॉडीज फॉर्म्ड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। बॉडीज फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब जॉइंट वेंचर, टेम्पररी कोई पार्टनरशिप फर्म, कोई कंपनी जो आपने कुछ टाइम के लिए बनाई है, साल 2 साल 3 साल के लिए, फिर आप बंद कर दोगे। टेम्पररी वेंचर के लिए आपने कोलैबोरेशन कर लिया तो कंपनी बना ली। लोग करते हैं, जॉइंट वेंचर करते हैं ना, कि इस प्रोजेक्ट पे साथ में काम करेंगे, प्रोजेक्ट खत्म होते ही आप अलग मैं अलग, तो जो एंटिटी बनी है वो टेम्पररी है। तो ऐसी एंटिटीज जो होती है इनके लिए फिर असेसमेंट ईयर का वेट नहीं करते। जिस ईयर में आपकी एंटिटी डिसॉल्व हो गई उसी ईयर में आप पे कर दो, बात खत्म करो। कॉमन सेंस वाली चीज है ये। नेक्स्ट 175, इनकम ऑफ अ पर्सन ट्राइंग टू ट्रांसफर इज असेट विद अ व्यू टू अवॉइड टैक्स। ये टैक्स बचाने के चक्कर में असेट ट्रांसफर करने का कुछ जुगाड़ कर रहा है और डिपार्टमेंट को पता चल जाए, तो ऐसे असेसी को देर तक खुला छोड़ना रिस्की है। फिर ये मिले ना मिले, पैसे दे ना दे, तो इससे भी इमीडिएटली वसूली कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है इनकम ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस। आपने बिजनेस बंद कर दिया इस साल, जो चल रहा था इतने साल से, तो इस साल का भी तो कुछ टैक्स बनता होगा। अब इसमें अगले साल का वेट करके क्या मतलब है, जब कैरी फॉरवर्ड होना ही नहीं है, गोइंग कंसर्न तो खत्म हो गई, तो इसी साल पे करो, खत्म करो, वेट क्यों करना। तो ऐसे सिनारियो में प्रीवियस ईयर का बेनिफिट आपको नहीं मिलता है एंड दिस इज एन एक्सेप्शन। आप टिक करके रखना ये 5 पॉइंट्स के हिसाब से। एक 5 मार्क्स का आंसर भी थियरी में बना दे तो क्या पता। फोर्थ वाले में बोला है आप टैक्स बचाने के चक्कर में प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो। बहुत बार लोग ऐसा करते हैं क्योंकि प्रॉपर्टी आपकी है तो उससे होने वाली कमाई भी आपकी है, कमाई पे टैक्स लग रहा है, वो बचाने के चक्कर में आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो, तो इंटेंशन जो है वो टैक्स की चोरी का है। तो इस इंटेंशन से यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है कि भाई रिकवरी कर लो उस पर्सन से, अभी बाद में मिले ना मिले तो इशू ना आ जाए। तो दैट वाज द मेन रीजन। ठीक है, इसके बाद इंडिया वाली डेफिनेशन पे बात हो गई थी। नेक्स्ट जो टॉपिक है मैक्सिमम मार्जिनल रेट, वो मैं आगे आपको कैलकुलेशन वाले पार्ट में बताता हूँ। सेक्शन 4 करके दे रखा है बेसिस ऑफ चार्ज, ये मैंने कल करवा दिया था। सेक्शन 4 का नाम है चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन मतलब जिस सेक्शन की वजह से आपके ऊपर इनकम टैक्स पे करने का चार्ज क्रिएट होता है। अब ये कल जो हमने स्टार्टिंग में पहला पॉइंट देखा ना पेज नंबर 1 पे, हाँ वो तो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन से आया। अपन ने कल पेज नंबर 1 निकालो ना, मैं आपको पॉइंट बताता हूँ क्या है। एक सेकंड, पहले पेज पे जो सेकंड पॉइंट है ना, इनकम टैक्स इज चार्ज्ड इन एन असेसमेंट ईयर 2025-26 at the rate prescribed by Finance Act 2024 on total income of every person for the previous year। ठीक है, पहले ही पेज पे सेकंड पॉइंट, वो जो पॉइंट है दैट इज सेक्शन 4।
चार्जिंग सेक्शन, उस सेक्शन के थ्रू उन्होंने ये बताया कि इनकम टैक्स कैसे आप पे चार्ज किया जाता है। बोले असेसमेंट ईयर में लगता है, फाइनेंस एक्ट में जो प्रिस्क्राइब रेट होते हैं उसमें लगता है, और टोटल इनकम पे लगता है एवरी पर्सन के, और प्रीवियस ईयर के हिसाब से हमें कैलकुलेट करके फिर एवाई में पे करना होता है। तो ये सारी बातें कल अपन ने डिस्कस कर ली। अभी आप सेक्शन 4 यहाँ पे पढ़ लो, जो लिखा है देखो सेम है कि नहीं। सेक्शन 4 की थियरी पढ़ लो, सेम ही है। ठीक है, समझ आया? तो रिपीट हो रहा है, मैंने आपको मीनिंग ऑलरेडी बता दिया। इनकम टैक्स टीडीएस के फॉर्म में भी पे हो सकता है, एडवांस टैक्स के फॉर्म में भी पे हो सकता है, और रिटर्न के साथ भी पे होता है। ये भी कल अपन ने देखा था, 3 तरीके इनकम टैक्स पे करने के। अब नेक्स्ट जो इसके बाद एक आंसर है कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम, ये थियरी आंसर है और हेड पॉइंट वाला आंसर है। मैं आपको हेड पॉइंट सारे समझा देता हूँ, लैंग्वेज आप साथ में रीड करोगे तो बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। इतना सिंपल आंसर है कि आ गया तो लगेगा अरे इतना इजी पूछ लिया उस टाइप का, तो बट कभी कभी अनएक्सपेक्टेड चीजें आ जाती, तो बहुत ज्यादा लर्निंग पे एफर्ट नहीं करना है, लेकिन हेड पॉइंट पता होना चाहिए। सबसे पहला, इनकम जो है वो कैश में हो सकती है, काइंड में हो सकती है। सिंपल बात, इनकम के बारे में बातें हो रही। तो काइंड का मतलब है कि किसी ने आपको कैश पे नहीं किया, कुछ गुड्स दे दिए, सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, दैट इज इन काइंड। रिसीट बेसिस, अक्रूवल बेसिस, ये अपना अकाउंटिंग में कहीं पढ़ा होगा। रिसीट बेसिस का मतलब जब पैसा हाथ में आएगा तब इनकम मानेंगे। अक्रूवल बेसिस का मतलब इनकम ड्यू हो गई ना तो इनकम रिकॉर्ड कर लेंगे। वो अकाउंटिंग में ना कैश अकाउंटिंग और अक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग करना, उसकी बात हो रही है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। लीगल और इलीगल सोर्स, ये कल बात कर रहे थे, मैंने आपको इनकम वर्ड के साथ बताया था। बेटिंग गैम्बलिंग करते हुए पकड़े गए, जुआ खेलते पकड़े गए और पता चला प्रॉफिट में हो, तो टैक्स लग जाएगा, जेल भी जाओगे, टैक्स भी भरोगे, ठीक है, इंटरेस्ट पेनल्टी अलग से, और हार गए तो भी जेल तो जाओगे। टैक्स भरने के लिए तो पैसे नहीं, लॉस में हो। अब सोचो आज जुआ खेल रहे हो, पुलिस की रेड पड़ गई, बोले हिसाब मिला, बोले सर मैं तो कुछ जीता ही नहीं हूँ, मेरे को कहाँ पकड़ रहे हो? बोले जीता हारा अलग बात है, खेल तो रहा था ना, ठीक है, जुआ खेलना गलत बात है भाई, अरेस्ट तो करेंगे, तुझे जेल में डालेंगे, तो वो तो होने वाला है। और आप खेल रहे थे और आप जीत रहे थे, अच्छा खासा जीत रहे थे, सारा हिसाब मिल गया, तो जेल तो जाना है, वो तो दोनों केस में फिक्स है, लेकिन इसमें टैक्स भरना पड़ेगा, तो 30% टैक्स, उसके ऊपर फिर जो बाकी पेनल्टी और वो सब लगेगा वो। तो इलीगल इनकम भी इनकम होती है। कहने का मतलब ये सरकार ने दोनों पत्ते अपने हाथ में रखे हैं। तुम लीगल कमाई करो टैक्स भरो, इलीगल कमाई करो तो भी टैक्स भरो, कंडीशन है कि पकड़े जाओ, वैसा नहीं पकड़े गए तब तक तो जल्द से। नेक्स्ट, टेम्पररी और परमानेंट इनकम। टेम्पररी हो कि परमानेंट हो, उससे फर्क पड़ता है क्या? टैक्स तो दोनों में लगेगा, दोनों इनकम। लमसम कमाई हो या इंस्टॉलमेंट्स में, उसमें भी क्या फर्क पड़ेगा? अब सैलरी इनकम है, पूरे महीने की सैलरी एक साथ आती है, उसके बदले एक एक हफ्ता करके 4 इंस्टॉलमेंट में सैलरी आती है, कोई फर्क पड़ेगा क्या? टैक्स तो दोनों केस में लगने ही वाला है। गिफ्ट इनकम भी टैक्सेबल होती है, ये अदर सोर्सेज का अपना हेड है, उसका टॉपिक है, तो वहां पे पढ़ाने वाला हूँ, तो अभी डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ। पूरा वहां टॉपिक ही है, पूरा सेक्शन आएगा, बहुत मजा आती है। गिफ्ट वाला तो बहुत बढ़िया प्रोविजन है। नेक्स्ट है रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। ये तो आपने शायद अकाउंटिंग में पढ़ा भी होगा। रेवेन्यू रिसीट जो रिकरिंग है, आपके बिजनेस ऑपरेशंस की वजह से रेगुलर इनकम होती है। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मुझे जो कोचिंग फीस मिल रही है मेरी रेवेन्यू रिसीट है, क्योंकि वो तो रेगुलर बेसिस पे इनकम आ रही है। कैपिटल रिसीट का मतलब जो वन टाइम है, मेरे पास एक प्रॉपर्टी पड़ी थी, मैंने बेच दी, शॉप थी, बेची, उससे पैसा आया। अब मैं रोज थोड़ी ना शॉप बेचता हूँ कि पैसे आते हैं, तो वो क्या है, वो कैपिटल रिसीट है, वन टाइम या नॉन रिकरिंग है। तो ये सारी इनकम होती है, ये बताया हुआ है, तो हेड पॉइंट वाला आंसर है ये, और ये यहाँ पे कंप्लीट है। ठीक है, आगे देखें। सेक्शन 14 पे कल बात हो रही थी, ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में क्या था, कुछ याद आ रहा है? 5 हेड्स की टोटल इनकम प्लस करेंगे, क्लबिंग होगा, लॉसेस सेट ऑफ होंगे, जो बचा वो ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें से डिडक्शंस माइनस करेंगे तो फिर आएगा टोटल इनकम। ये सब बातें अपन ने कल की। नेक्स्ट पॉइंट वही है, टोटल इनकम, वो भी बता दिया। 288A 288B राउंडिंग ऑफ, कितने रुपीस के मल्टीपल्स में राउंड ऑफ करते थे? 10 रुपीस के मल्टीपल्स में राउंड ऑफ करते थे, ठीक है। तो आंसर जो भी टोटल इनकम जो आपकी आएगी ना, उसमें लास्ट में 0 ही आएगा, लास्ट डिजिट 0 आएगा, टोटल इनकम 0 नहीं आएगी। और जो उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करोगे वो भी हमेशा राउंड फिगर या 0 फिगर में आएगा लास्ट में। वैसे तो राउंडिंग ऑफ नेसेसरी है 10 रुपए के मल्टीपल में। तो यहां तक तो बातें हो गई थी। अब बढ़ते हैं आगे।
टैक्स के रेट्स पे बात करते हैं। ये आपके लिए और इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो कि इनकम टैक्स के रेट्स कैसे लगते हैं, कितना टैक्स हमें पे करना होता है, तो वो सारी चीजें हमें देखनी है। असेसी वाइज डिफरेंट कैटेगरीज बना दी। फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं इंडिविजुअल्स, HUF, AOP, BOI एंड AJP। 5 कैटेगरी, इंडिविजुअल्स, HUF, AOP, BOI एंड AJP। AJP मतलब आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, जो लास्ट में मिसलिनियस कैटेगरी देखी थी अपन ने पर्सन्स की डेफिनेशन में। ये पांचों के लिए सेम रूल्स है। फिर एक कैटेगरी है पार्टनरशिप फॉर्म एंड LLP, उनके लिए सेम रूल्स है। फिर एक कैटेगरी है कंपनी असेसी, उनके लिए सेम रूल्स है। तो सबके लिए अलग अलग क्लासिफिकेशन किया हुआ है। पहला क्लासिफिकेशन में ये 5 लोग हैं। ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है तो आप इंडिविजुअल्स के नाम से भी अभी ध्यान रख सकते हो, बाकी 4 नाम तो साथ में चलेंगे। कोई भी इंडिविजुअल पर्सन जैसे आप और मैं, सोल प्रोप्राइटर, ठीक है, उसके लिए टैक्स की लायबिलिटी कितनी होती है, उसको कितना टैक्स देना पड़ता है, इंक्रीजिंग रेट है। जैसे जैसे आपकी टोटल इनकम बढ़ती जाएगी ना, व्हाट इज टोटल इनकम वो आपको पता है, GTI माइनस डिडक्शन जो भी बात की, दैट इज टोटल इनकम। आपकी टोटल इनकम जैसे जैसे बढ़ती जाएगी आपके ऊपर टैक्स जो है वो ज्यादा लगता जाएगा। आइडिया ये है कि जो ज्यादा कमाता है उससे ज्यादा टैक्स वसूल करो, जो कम कमाता है उससे कम टैक्स वसूल करो। तो वो प्रोग्रेसिव टैक्स माना जाता है। हर किसी से एक बराबर टैक्स लेना उसको बोलते हैं रिग्रेसिव। GST इज अ रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। अमीर आदमी भी 18% GST भरता है, गरीब आदमी भी 18% GST भरता है। खरीदी करते हैं सब पे GST बराबर लगता है। लेकिन इनकम टैक्स में ऐसा है, जो कम कमाता है उस पर कम टैक्स है, जो ज्यादा कमाता है उस पर ज्यादा टैक्स है। तो आपकी इनकम के साथ साथ टैक्स का स्लैब रेट बढ़ता है। स्लैब रेट का मतलब है कि रेट्स डिफरेंट होंगे, ब्लॉक वाइज वैसे चलेंगे। अब इसमें आपको क्या क्या फैक्टर्स पे ध्यान देना होता है जब आप किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के टैक्स लायबिलिटी गिन रहे हो? आपको उसकी एज देखनी पड़ेगी और रेसिडेंशियल स्टेटस देखना पड़ेगा। ये 2 टर्म्स साथ साथ में डेटा में होंगे। इंडिविजुअल है तो एज के क्राइटेरिया में उन्होंने ब्लॉक बना रखे हैं, 0 to 60, 60 to 80, 80 एंड अबव। 3 ब्लॉक्स एज वाइज। ये रेगुलर एज ग्रुप, बिलो 60, 60 to 80, 80 एंड अबव। तो ये अपना नॉर्मल सिटीजन, इसको बोलते हैं सीनियर सिटीजन, ये तो आपने वर्ड सुना होगा। और 80 एंड अबव वाले को बोलते हैं वेरी सीनियर या सुपर सीनियर सिटीजन। वैसा ये टर्म्स है, वेरी सीनियर सिटीजन या फिर सुपर सीनियर सिटीजन, ये टर्म्स है। तो 3 कैटेगरी में एज वाइज इन्होंने डिवाइड कर दिया, वो आपको ध्यान रखना है। बिलो 60 यू आर नॉर्मल सिटीजन, 60 एंड अबव 60 अप टू 80 यू आर सीनियर सिटीजन। और तीसरी जो कैटेगरी है 80 एंड अबव, वो है वेरी सीनियर सिटीजन। अब मुझे बताओ एग्जैक्ट 60 वाला कहाँ पे आएगा? नहीं, एग्जैक्ट 60 वाला यहाँ पे आएगा, सीनियर सिटीजन। बिलो 60 है तो यू आर नॉर्मल। 60 टच होते ही आप, अगर आपका प्रीवियस ईयर में 60th बर्थडे आ गया है तो आप सीनियर सिटीजन हो चुके हो, तो आपके लिए कैटेगरी चेंज। अच्छा, अगर 80 या 80 अबव, वेरी सीनियर सिटीजन। एग्जैक्ट 80 है तो कहाँ पे जाएगा? 3rd कैटेगरी में, सुपर सीनियर सिटीजन। ये चीज क्लियर है? ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो एग्जैक्ट पॉइंट्स होते हैं 60 और 80, ये सब में आते हैं, फिर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यार एग्जैक्ट 80 वाला कहाँ पे आएगा, इधर भी आ सकता है इधर भी आ सकता है। तो उन्होंने यहाँ लिखा है 80 और अबव, तो एग्जैक्ट 80 इधर आएगा। अगर 79 है तो इधर आएगा, एग्जैक्ट 60 है तो इधर आएगा, 59 है तो इधर आएगा। तो अगर आपको वैसे याद रखना हो तो फिर ये रेंज ऐसे हो गई, 0 to 59, 60 to 79, 80 एंड अबव। ये ऐसे 3 कैटेगरी हो गई। स्पेसिफिक अगर लिखो तो कंफ्यूजन नहीं होगा। बात समझ आ रही? तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हो क्योंकि अपने को फिर वो एग्जाम में रॉन्ग नहीं होना चाहिए। ये 3 कैटेगरी है, ठीक है। अब ये ज्यादा स्पेसिफिक हो गया, आप बोलोगे नहीं तो ऐसे लिखूंगा तो फिर वापस वही कंफ्यूजन कहाँ गया था, ऐसे भी याद रख सकते हो। तो एक पॉइंट ये है एज का, जिससे टैक्स के रेट में फर्क पड़ता है। दूसरा है रेसिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट ऐसा बोलते हैं। अब इंडिविजुअल्स के लिए ना ऐसी कैटेगरी है, रेसिडेंट वर्सेस नॉन रेसिडेंट। और इसमें भी कैटेगरी है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट और एक है नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ऐसी कुछ कैटेगरी है। अब ये सबके हिसाब से ना आपके टैक्सेशन के रेट पे फर्क पड़ता है, लेकिन ये एक अलग चैप्टर है, मैं धीरे धीरे बताऊंगा जैसे आगे बढ़ेंगे। अभी सब कुछ एक साथ अपने मिक्स नहीं करेंगे। तो रेसिडेंट हो तो टैक्स अलग, नॉन रेसिडेंट हो तो टैक्स अलग, ये बातें अभी क्लियर कर लें। तो 2 क्राइटेरिया पे फोकस करना है, ये ध्यान रखना। चलो अब एक एक करके क्राइटेरिया सेट करना स्टार्ट करते हैं। आप इंडिविजुअल हो, ठीक है, जो आपकी एज है वो बिलो 60 है,
और रेसिडेंशियल स्टेटस में आप रेसिडेंट भी हो सकते हो, नॉन रेसिडेंट भी हो सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा। एज का क्राइटेरिया बिलो 60, आप और मैं नॉर्मल सिटीजन इंडिया में रहते हैं और इंडिविजुअल है। हमारे लिए स्लैब रेट किस तरीके से एप्लीकेबल होगा वो इन्होंने बताया हुआ है। अगर आपकी टोटल इनकम, क्राइटेरिया है टोटल इनकम का, और वो आपको पता है क्या होती है। अगर आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख रुपए या उससे कम है तो आपको 1 रुपया भी टैक्स पे नहीं करना है। तो जिसकी पूरे साल की टोटल इनकम 2,50,000 क्रॉस नहीं करती, उसकी टैक्स लायबिलिटी होती है 0, फिक्स हो गया। ठीक है, इससे ऊपर अगर हम जाएं 2.5 लाख से लेके 5 लाख, ये है सेकंड स्लैब। इस स्लैब में आपकी जितनी इनकम होगी ना, उस पर टैक्स का रेट कितना है? 5%। देखो जैसे जैसे कमाई बढ़ेगी ना, टैक्स बढ़ेगा। तो जो गरीब इंसान है उसे कम टैक्स लेना है, जो ज्यादा अमीर होता जाएगा उससे ज्यादा टैक्स चार्ज करना शुरू कर देंगे। 5 लाख से ऊपर चले जाओ, तीसरा ब्लॉक, 5 लाख से लेके 10 लाख, इसमें सीधा 20%। ये थोड़ा सा जंप है, एकदम से 5% से 20% हो जाता है। और अगर आप 10 लाख से ज्यादा कमा लिए तो गए, लूट जाओगे। बोलो, बात समझ आ रही? अब इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है थोड़ा ध्यान से समझना। मान लो आपकी एज एन इंडिविजुअल टोटल इनकम 11 लाख है, ऐसे शगुन का अमाउंट है 11 लाख। अब इसके ऊपर टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैं ऐसे देखूं कि 10 लाख से ऊपर कमा रहा हो तो इस पूरे पे 30% ऐसे लगा दूं, या पार्ट्स में गिनना पड़ेगा? पार्ट्स में गिनना पड़ेगा। दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। या तो वो बोल देते कि आप देख लो आप कौन सी रेंज में हो, भाई मैं तो इस रेंज में हूँ तो पूरे पे 30%। ऐसा नहीं है, आपको इस 11 लाख को टुकड़ों में डिवाइड करके गिनना पड़ेगा। ये कुछ वैसे ही जैसा अपन जीएसटी में कर रहे थे, अगर वो करेंसी वाला आपको ध्यान हो, 0 to 1 लाख पे 1000 रुपए करेंसी एक्सचेंज, 1 लाख से 10 लाख पे 0.5%, 10 लाख से ऊपर जाओ तो 0.1%, वो याद है ना, मैक्सिमम टू 60,000, वो भी स्लैब ही था, ये भी एक स्लैब है। अब यहाँ पे अगर कैलकुलेशन करना है 11 लाख के हिसाब से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 11 लाख की जो आपकी टोटल इनकम है ना, इसको ऐसे टुकड़ों में बांटना पड़ेगा। 0 to 2.5 लाख पे तो कोई टैक्स नहीं आएगा। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में आपकी जितनी भी इनकम हुई है उस पे कितना टैक्स लगेगा? 5%। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में मतलब कितना गैप हो गया? ये 2,50,000 ही हुआ ना। इस पे 5% गिनेंगे तो कितना आएगा? 2.5 लाख पे 5% गिनो कितना होगा? है कैलसी? नहीं, ये तो फोन में गिन लो, चलेगा, प्रॉब्लम नहीं। वन टू 500, 12,500, सही है। बात समझ आई कैसे गिन रहे? 5 लाख से 10 लाख के बीच में अगर आपकी इनकम है, जो कि अपने केस में है, तो ये कितना गैप है? 5 लाख रुपए का गैप है ना, 5 से लेके 10 लाख तक, इसका डिफरेंस लेना है। मतलब 5 लाख रुपया गैप है, इस पे कितना टैक्स लगेगा? 20%, मतलब 1 लाख। और 10 लाख से ऊपर आपकी कितनी इनकम है? 1 लाख रुपए, 10 से लेके 11 लाख के बीच में, है ना। तो इस पे लगेगा 30%, मतलब कितना हो गया? 30,000। समझ आया? इसको टोटल करो, 1,42,500, 12,500 है। समझ आए? ऐसे गिनेंगे। तो 11 लाख पे टोटल पे 30% नहीं लगा देना, ऐसे टुकड़ों में गिनना है। फिर जो टोटल बनेगा ना, वो आपका टैक्स। बात समझ आई? अब यहाँ पे अगर आप देखो तो आपका एवरेज टैक्स कितना गया? एवरेज कैसे गिनेंगे? 1,42,500 का टैक्स बन रहा है। कमाया कितना है मैंने? 11 लाख। इसको परसेंटेज में निकाल सकते हैं? बोलो, 142,500 डिवाइड बाई 11 लाख इंटू 100 कितना हो रहा है? 12.95, इतना आ रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ टैक्स। एवरेज तो यही आया ना। आप बोलोगे मेरी कमाई का कितना हिस्सा सरकार को देना पड़ रहा है? इतना हिस्सा, ऑलमोस्ट 13%। समझ आ रहा है? तो ये जो रेट्स हैं, क्योंकि ये ब्लॉक वाइज लग रहे हैं, तो ये एवरेज ऑफ हो जाते हैं जो आपकी टैक्स लायबिलिटी आप कैलकुलेट करते हो। बात क्लियर हुई? क्या किया हमने? अभी और बहुत सम्स कराऊंगा, लेकिन एप्लीकेशन समझ आ रहा है कैसे गिनना है, और एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे। मेरा अभी इंटेंशन है आपको ये रेट समझाना, क्योंकि याद रखने पड़ेंगे। इसको स्लैब रेट्स बोलते हैं फॉर इंडिविजुअल्स। पहले 2.5 लाख पे कोई इनकम टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% टैक्स, 5 लाख से 10 लाख तक 20% टैक्स, 10 लाख से ऊपर जाओ तो 30% टैक्स। इसलिए मैं आपको बोला था लोग इनकम दिखाते हैं 4,90,000, लेकिन ये बहुत महंगा है। 20% टैक्स मांगने से पहले शर्म आनी चाहिए।
इनको तो नहीं आती, लेकिन देते टाइम अपने को बड़ा दुख होता है यार, ये मतलब 5 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए किसी को दे दो उठा के, तो फिर लगता है इतना हमें क्या ही बेनिफिट मिल रहा है, समझ आ रहा है। तो ये पे करने में थोड़ा भारी लगता है, इसलिए लोग इनकम को रोक देते हैं 4,90,000 पे। कुछ रिबेट वाला प्रोविजन है जिसके बाद वो भी जीरो हो जाता है, इसलिए 5 लाख तक की इनकम पे पहले टैक्स नहीं लगता था, ऐसा बोलते थे। अभी वो जो 12 लाख तक लेके गए ना, वो यही है जिसमें अपग्रेड हुआ है वैसा। तो ये समझ आया आपको, क्लियर? चलो, तो ये याद रखना पड़ेगा। अच्छा, कुछ टर्म्स बता देता हूँ। ये जो आपका 2.5 लाख है ना, जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, इसके लिए लोग टर्म यूज करते हैं बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, वो भी लिखा हुआ है मैंने, बोला पहले टेबल में लिखा है मैंने। ऑलमोस्ट ट्राई किया, चीजें लिख दी है, कुछ स्किप नहीं हो जाए, तो आप खाली उसको ध्यान में रख सकते हो। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, इसका एक और थोड़ा खतरनाक नाम भी है, मैक्सिमम इनकम नॉट चार्जेबल टू टैक्स। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोग सेक्शन में कभी ये यूज करते हैं। मिलेगा तो बताऊंगा, अभी नहीं लिखना तो भी ठीक है, टेंशन मत लो, सिर्फ सुन लो, क्योंकि मुझे पता आगे कहीं आएगा तो मैं आपको रिलेट कराऊंगा। मैक्सिमम इनकम नॉट चार्जेबल टू टैक्स। अब आप सेंटेंस सोचो और रिलेट करो, इंटरप्रिटेशन कि सेम बात बोल रहे हैं, कुछ अलग बोल रहे हैं। मैक्सिमम इनकम नॉट चार्जेबल टू टैक्स, एक ही बात हुई। कितनी इनकम जिसपे कोई टैक्स नहीं लगेगा? 2.5 लाख, उससे ऊपर जाते टैक्स लग जाएगा मैक्सिमम। हाँ, 2 लाख होती तो भी नहीं लगता, 1.5 लाख होती तो भी नहीं लगता, बट 2.5 से ऊपर चला गया तो टैक्स लगेगा। तो व्हाट मैक्सिमम इनकम इज एग्जेम्प्टेड? 2,50,000। तो इसको सिंपल भाषा में अपन बोलते हैं बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। और इनकी लीगल लैंग्वेज में कितनी बार लिखा होता है? मैक्सिमम इनकम नॉट चार्जेबल टू टैक्स। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट अपना कॉमन वर्ड है, मैक्सिमम इनकम नॉट चार्जेबल टू टैक्स इनकी सेक्शन की भाषा है, दोनों का मतलब एक ही है, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है वैसा। चलो, तो ये पॉइंट कंप्लीट हुआ। तो स्लैब रेट समझ आया आपको? अब देखो, ये बेसिक स्लैब रेट था, ये इंडिविजुअल्स के लिए है, HUF, AOP, BOI, AJP के लिए है। अगर इंडिविजुअल की बात कर रहे हो तो एज 60 से बिलो होनी चाहिए, तो ये स्लैब यूज होता है। और इसमें आप रेसिडेंट हो तो भी ठीक है, नॉन रेसिडेंट हो तो भी ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये नोट करने वाली चीज है, देखो टेबल में सब लिखा है ऊपर, फॉर एनी इंडिविजुअल रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, मैंने टेबल के ऊपर ही लिखा हुआ है, बोला ए पॉइंट। बट नोट वर्दी इसलिए क्योंकि सम्स में इससे फर्क पड़ता है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा क्यों फर्क पड़ता है। दूसरा केस देखो, सेकंड टेबल समझा रहा हूं। इंडिविजुअल एज 60 to 79, क्योंकि 80 होते ही फिर तीसरे ब्लॉक में चला जाएगा, सीनियर सिटीजन एंड रेसिडेंट। अब बात यहां पे स्पेसिफिक हो गई कि ये वाला जो स्लैब रेट हम पढ़ने जा रहे हैं वो नॉन रेसिडेंट के लिए नहीं है, ठीक है? नॉन रेसिडेंट के लिए नहीं है, सिर्फ रेसिडेंट के लिए है। स्पेशल केस है ये। सीनियर सिटीजन होने का फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप रेसिडेंट इंडियन हो। नॉन रेसिडेंट इंडियन को ये फायदा नहीं मिलता। नॉन रेसिडेंट सिंपल टर्म्स में वो है जो मेजोरिटी ऑफ द टाइम इंडिया के बाहर रहता है, और रेसिडेंट वो है जो मेजोरिटी ऑफ द टाइम इंडिया में रहता है। बस इतना फर्क अभी ध्यान रखो, बाकी आगे चैप्टर में सिखाऊंगा। स्लैब रेट क्या है पता है? नॉर्मल स्लैब रेट क्या था आपका? 0 to 2.5 लाख, 2.5 to 5 लाख एंड 5 लाख to 10 लाख, और फिर 10 लाख से अबव, ये था ना। इसमें इन्होंने चेंज क्या किया पता है? जो आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है ना, उसको 50,000 रुपए से बढ़ा दिया। इसको 2.5 लाख के बदले कितना कर दिया? 3 लाख। बस ये चेंज है। बोले सर रेट सारे सेम, नील, 5%, 20%, 30%, सारे सेम, कोई फर्क नहीं। क्लियर? ये पॉइंट समझ आ गया? सो दिस इज स्लैब रेट रिलेटेड टू सीनियर सिटीजन्स बट ओनली हु इज अ रेसिडेंट। अब मैं इसमें आपको पॉइंट किया, क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि अगर कोई सीनियर सिटीजन इंडिविजुअल हो जो नॉन रेसिडेंट हो, तो फिर उसके लिए कौन सा स्लैब रेट एप्लीकेबल होगा? ये वाला तो होगा नहीं, 2.5 लाख वाला तो यूज कर सकता है ना। बात समझ आई? इसलिए मैंने उसमें ऊपर लिखा था रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। अब बताए एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछते हैं टैक्स कैलकुलेशन वाला, तो लोग क्वेश्चन में ऐसे लिखते हैं मिस्टर ए, एजेड 65 ईयर्स, आपके दिमाग में आ गया सीनियर सिटीजन, बट हु इज अ नॉन रेसिडेंट इन इंडिया इज हैविंग टोटल इनकम दिस मच। तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्योंकि वो नॉन रेसिडेंट है, उसको ये वाले स्लैब का बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट 2.5 लाख वाले का मिलेगा। तो नॉर्मल स्लैब रेट में आएगा जो पहले टेबल में अपन ने देखा। ये सम्स में आपको तब ध्यान रखना होता है। सीनियर सिटीजन देख के अगर आपने ये लगा दिया बट ध्यान नहीं दिया कि नॉन रेसिडेंट है, तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। समझ आया? क्लियर हो? ये पॉइंट डिपेंड करेगा, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, जितना कंटेंट पूछा उस हिसाब से। इंस्टीट्यूट के पास यहाँ पे पावर है 1 मार्क्स से लेके
8-10 मार्क्स तक वो लोग किसी भी वेटेज का क्वेश्चन बना सकते हैं। 2 मार्क्स का हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, वो डिपेंड करता है, कितनी मर्ज भी कर देते हैं। 8 मार्क का क्वेश्चन पूछा है, 4+4, 5+3, 6+2, ऐसा भी कुछ हो सकता है, दैट डिपेंड्स। ठीक है, अभी कैलकुलेशन पे ध्यान दो, फिर वेटेज आपको पता चली जाएगा। टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी होगी, ये तो 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो बनेगा। बोलो ये क्राइटेरिया समझ आया? तो स्लैब रेट पता चल गया, चेंज क्या है। अब इसमें मैं कैटेगरी चेंज कर रहा हूं, वापस लिख देते हैं। इंडिविजुअल एज 80 एंड अबव रेसिडेंट, इनके लिए इन्होंने क्या किया पता है? जो ओनली रेसिडेंट है, जो अपना बेसिक एग्जेम्पशन है ना, वो बढ़ा दिया 5 लाख रुपए। समझ आ रहा है? अब देखो नॉर्मल जो अपने सिटीजन्स हैं उनके लिए जो स्लैब रेट था, अभी थोड़ा ध्यान से समझना, मैं इसमें बता देता हूँ। यहाँ देख लो, ये था ना जैसे सीनियर सिटीजन वाले में, इन्होंने क्या किया पता है? ये जो पूरा ब्लॉक है ना, पूरा एग्जेम्प्ट कर दिया। मतलब इन शॉर्ट ये 5% वाले को भी इन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया। बट फिर अगर इनकम आपकी 5 लाख से ऊपर गई 80+ वाली एज में, तो सीधा टैक्स 20%। 5 लाख से 10 लाख का जो अगला ब्लॉक है ना, सीधा 20%, और 10 लाख से ऊपर गया तो 30%। अब एक आम इंसान की बुद्धि ऐसे दौड़ती है कि सर 0, 5%, 20%, 30%, ये अपना ऑर्डर है। तो आइडियली अपन सोचेंगे कि 0 to 5 लाख को अगर बेसिक एग्जेम्पशन में डाला है तो उसके बाद तो 5% लगना चाहिए ना। इन्होंने बोला नहीं, आपको ऐसे नहीं सोचना है, हम आपको ये बोल रहे हैं कि जो सेकंड वाला स्लैब था, ये वाला, हमने इसको भी एग्जेम्प्ट किया, बट ये वाले स्लैब को हमने चेंज नहीं किया। तो अगर आप 80+ के एज ग्रुप में हो तो आपका पहला 5 लाख पूरा एग्जेम्प्ट है, बट उसके बाद वही रेट लगेगा जो बाकी सबको लगता है। समझ आए? तो बेसिक एग्जेम्पशन यहाँ पे चेंज कर दिया, बाकी चीजें इसी तरीके से सेम रहने वाली है। तो ये वाले स्लैब्स में कोई चेंज नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। बोलो बात समझ आई? तो ये जो बढ़ी हुई बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है 3 लाख वाली और 5 लाख वाली, इसका फायदा नॉन रेसिडेंट को नहीं मिलता। नॉन रेसिडेंट 100 साल का हो, 150 साल का हो, 50 साल का हो या 20 साल का हो, उसके लिए जो स्लैब रेट रहने वाला है वो 2.5 लाख वाला पहला स्लैब ही रहेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, कंप्लीट ये। चलो, तो ये रेट्स हो गए। यहां तक आपको कुछ नहीं समझ आया, कुछ पूछना हो तो मुझे बताओ। क्लियर है पॉइंट्स? अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इसमें कुछ कैलकुलेशन के लिए सम्स देता हूँ। आप टैक्स लायबिलिटी यहाँ तक कैलकुलेट करो, फिर आगे चीजें ऐड ऑन कराता जाऊंगा। अभी काफी कुछ पेंडिंग है, तो बेसिक था, लेकिन पहले गिनोगे तो आगे चीजें समझ में आएंगी। कुछ सम्स दे रहा हूँ, आप देख लो। पहला जो केस है उसमें हम ले रहे हैं रेसिडेंट इंडिविजुअल, एज 28 ईयर्स और टोटल इनकम 16,50,000। चलो, ये पहले 3 सम सॉल्व करो, फिर और भी देता हूँ, और लिख दो साथ में। चलो, या नीचे लिख देता हूँ।
लो, ये सारे क्वेश्चन हो गए, आप सॉल्व कर लो आराम से, फिर आगे डिस्कशन करते हैं। क्या हो गया? ये तो बाद में सेव कर लेना ना, अभी तो सॉल्व करके तो स्कैन कर देना, उसमें आ जाएगा। चलो अपने सॉल्यूशन देखें। टैली करना पड़ेगा ना आपके आंसर्स के आगे, तो सम्स तो अभी मैंने बनाए हैं, पहले से कोई बने हुए क्वेश्चन नहीं, तो आंसर देखना पड़ेगा मुझे। पहला क्वेश्चन का आप डेटा बता देना। रेसिडेंट इंडिविजुअल, एज 28 और टोटल इनकम 16,50,000, यही है। अब इसमें कैलकुलेशन कैसे होना चाहिए मैं क्विकली आपको बता देता हूँ। देखो बिलो 60 वाला है, रेसिडेंट इंडिविजुअल है, नॉर्मल अपना 2.5 लाख का स्लैब रहेगा, वहां तक तो टैक्स जीरो। 2.5 से 5 लाख वाले में 12,500 तो फिक्स है, वही आंसर आने वाला है। 5 लाख से 10 लाख में भी 1 लाख फिक्स है, तो ये 1,12,500 तो फिक्स हो गया। इसके ऊपर जो जाएगा 10 लाख से 16,50,000, इसमें आपका 30% का स्लैब रेट है। ये कितना गैप हो गया? 6,50,000। 6,50,000 का 30% कितना होगा? 195, ठीक है। अब ये तीनों को प्लस कर लो। अरे भाई 1 लाख तो यही हो रहा है। ऐसा करोगे एग्जाम में तो पूरा मेहनत बेकार हो जाएगी। ये जीरो इधर उधर, जीरो की प्रैक्टिस करो घर जाके। क्या हो गया? अच्छा ऐसा, तो ऐसा वायलेंट होकर थोड़ी समझाना उसको, मेरा सही है गलत है, प्यार से समझाओ, टाइम लगेगा। घर जाके जीरोस गिनो, 1 0 2 0 3 0, ऐसा कितना होता है, 1000 में कितने होते हैं, 10,000 में कितने होते हैं, वो गिना करो, वो अच्छी प्रैक्टिस है। आ रहा है ये? चलो ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट के कैसे अप्लाई करना है, अब क्लैरिटी आ रही है। दूसरा ये है अपना 36,85,000, बाकी सब तो नॉर्मल कैटेगरी ही है, ठीक है। ये है, अब ये 0 12,500 1 लाख सेम ही रहेगा, यहाँ पे चेंज आएगा, 10 लाख से लेके 36,85,000 तक जाएगा। डिफरेंस निकालोगे तो होगा 26,85,000, उस पर 30% कितना होगा? 8,05,000। हाँ ऐसे बोला, वो 8055 वाला नहीं पता चलता, लाख और 1000 बोलते तो क्लैरिटी आती है। इसका टोटल करेंगे कितना हो रहा है? 9,18,000। ये आया, देखो 36 लाख में 9 लाख तो ले गए, है ना, ऑलमोस्ट 25% तो चला गया आपका। ये फिर क्या, ज्यादा कमाने लगो तो दुख होता है कि क्यों इतने पैसे कमाए मैंने, क्या जरूरत थी, ठीक है, जो सरकार को इतना देना था, वो थोड़ा सा दिक्कत वाला काम है। ये 61 ईयर्स की एज है, रेसिडेंट इंडिविजुअल है, 42 64 500। स्लैब कौन सा लगेगा? रेसिडेंट है ना, इसलिए बेनिफिट मिलेगा। तो 0 to 3 लाख का जो स्लैब है उसमें इनकम 0 या टैक्स 0। 3 लाख to 5 लाख वाला जो स्लैब है उसमें टैक्स कितना आएगा? 10,000। ये चेंज हो गया, फर्क पता चला, क्योंकि बेसिक एग्जेम्पशन ही चेंज हो गया। ये तो सेम ही रहेगा ना, 1 लाख। और ऊपर 10 लाख से लेके 42 लाख तक, 32,64,500, उस पर 30% कितना हो रहा है? वो 9,79,000। हाँ आगे 350, 10,79,350 और 10,89,350, ये आ रहा है। चल तो ये भी हो गया। वैसे ही बाकी के 3 ये वाले, अब इसमें आप ही मुझे टोटल आंसर बता दो, सबका सही होगा, टैली हो जाएगा। बोलो क्या आ रहा है टोटल टैक्स? क्या हो गया? हाँ कितना? 1, वापस बोलो। 1,08,000। बाकी लोगों का नहीं आया क्या? आ गया, बोल नहीं रहा, बोल कर देखो, क्या पता सही पड़ जाए। इसके पीछे वाला, ये वाला, ये नहीं आया क्या? हाँ वो तो आ गया उसके पीछे। अच्छा, ये 5,74,800 सबका आ रहा है। ये 82 है लेकिन नॉन रेसिडेंट है, तो स्लैब कौन सा लगाया? ऊपर 2.5 लाख वाला। 3 लाख वाला नहीं मिलेगा, 5 लाख वाला नहीं मिलेगा। ये रेसिडेंट है, एज 81 है, तो इसको तो 5 लाख वाला स्लैब मिलेगा ना,
तो 0 to 5 लाख जो है ना, उसमें इसकी इनकम का टैक्स 0। 5 लाख से 10 लाख वाले में वही 1 लाख, और 10 लाख से ऊपर जितना भी जा रहा है उसके ऊपर 30%। 7,95,800 पे 30%, कितना हो रहा है वो तो निकाल दो। 7,95,800 पे 30%, 2,38,740. 740 प्लस कर लो 338 740। बोलो, अब पता चला? यही तो था। 81 ईयर्स की एज है, मतलब वेरी सीनियर सिटीजन, रेसिडेंट है, तो उसको वो स्लैब का बेनिफिट मिलेगा। तो पहले 5 लाख पे कोई टैक्स नहीं, 5 लाख से 10 लाख वाले में वही 20%, 10 लाख से ऊपर वही 30%। बस इतना आपको करना है। अभी अपन ने सारे केसेस कैलकुलेट कर लिए, सारे आंसर आपके सामने। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है किसी को तो बोलो, पता चल गया? ये अभी आपको सिर्फ बेसिक स्लैब रेट कैसे यूज होता है वो मैंने समझाया है। इसमें और चीजें होती है, सरचार्ज ऐड होता है, मार्जिनल रिलीफ आता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आता है, ये सारे पॉइंट्स अपने डिस्कस करने बाकी है। एक रिबेट आता है 87A, ये सब पॉइंट्स है, लेकिन आज नहीं कराऊंगा, धीरे धीरे अपने ऐड करेंगे। और ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। अभी तक सारा क्लियर? ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना रखते हैं, अगले लेक्चर में बाकी चीजें देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये कैलकुलेशन सारा इस चैप्टर का कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बोला था 3 दिन का टॉपिक है इंट्रोडक्शन, तो कल इसको पैकअप करेंगे और भी एग्जांपल्स देखेंगे आगे के पॉइंट्स के साथ। इंटरेस्टिंग है, सरचार्ज और ये सब चीजें भी आने वाली है।